तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सीएम 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहे। आज सीएम ने गोरखपुर के राम्स स्कूल में स्वच्छता महाअभियान का आगाज किया। ये स्वच्छता अभियान 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान में शामिल होते हुए सफाई कर्मियों की टोली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए सफाई कर्मियों के सहयोग की तारीफ भी की है। किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जारी रही। किसानों का हुजूम उमड़ा। किसान इस महापंचायत से सरकार को अपनी तरफ ताकत और तेवर दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि किसानों की ये लड़ाई अब चुनावी सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के ये तेवर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में गड़बड़ ले रही है। और इस बार ऐलान है आर पार की जंग का, ऐलान है भारत बंद का। किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए देश की हर राज्य से किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला जत्था मुजफ्फरनगर पहुंचा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ देश के तमाम हिस्सों से भी किसान इस महापंचायत में शामिल हुए थे। मुजफ्फरनगर के जियासी मैदान में बुलाई गई इस महापंचायत में किसानों का हुजूम देखने को मिल रहा था। किसान कह रहे हैं कि सरकार अब कुछ भी कर ले, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए थे। किसानों की एक ही आवाज है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत घोषणा कर चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। किसानों की महापंचायत में सुबह से ही किसानों का सैलाब देखने को मिल रहा था। किसान किसी भी शर्त पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक बार फिर किसानों ने भारत बंद की घोषणा की है। किसान आगामी 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान करेंगे। इस भारत बंद से किसान एक बार फिर अपना दमखम दिखाएंगे। किसानों की इस महापंचायत को कई राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। यही वजह है कि महापंचायत पर बीजेपी की भी नजर थी, क्योंकि पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी वो इलाका रहा था जिसने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। किसान केंद्र सरकार के नए तीनों कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर गारंटी का कानून लेकर आए, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं ले सकते। अगर किसान चाहते हैं तो उनके हिसाब से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार और किसानों की लड़ाई देश में राजनीति की धुरी बन गई है और किसान ये जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। इसीलिए किसान अब उत्तर प्रदेश के मिशन पर हैं। किसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चालू कर दिए हैं और अपना दमखम दिखाकर यूपी में बड़ा उलटफेर करना चाहते हैं। यही वजह है कि किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में किसान सरकार को अपनी ताकत और तेवर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक किसान के कानून वापस नहीं होंगे, हम नहीं रुकेंगे। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में बीजेपी ने शिक्षक दिवस के मौके पर 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज किया। ये सम्मेलन 20 सितंबर तक प्रदेश की 403 विधानसभाओं में आयोजित होगा। पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन का आगाज किया। सीएम योगी के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने प्रयागराज, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने लखनऊ से सम्मेलन का आगाज किया है। तस्वीरें 6 आपकी टीवी स्क्रीन पर। अयोध्या, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ।
वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में कभी भी अवकाश नहीं लिया। वहीं उन्होंने कहा कि योगी जी ने पिता के निधन के बाद भी पूरे जनता के लिए प्रदेश को नहीं छोड़ा था। ताजनगरी आगरा में इस समय डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का कहर बदस्तूर जारी है। जिला अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज में दर्जनों मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। जिला अस्पताल में 75 से 80% मरीज वायरल बुखार की चपेट में हैं। जिला अस्पताल में 24 घंटे डेंगू की जांच की जा रही है। तो वहीं जिला अस्पताल में पहुंच रहे डेंगू के मरीजों का उपचार के साथ साथ दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में 15 डेंगू के मरीज भर्ती हैं। तो वहीं वायरल से 20 मरीज भर्ती हैं, जिनको वरिष्ठ फिजिशियंस की देखरेख में रखा गया है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद और मथुरा के बाद अब ताज नगरी आगरा में भी डेंगू पैर पसारने लगा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिसिन विभाग है। मेडिसिन विभाग के अंदर यहाँ पर डेंगू का एक अलग से बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर लगातार मरीज आ रहे हैं और पूरे देहात में डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। और साथ ही जो वायरल फीवर है वो भी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। वायरल फीवर के एसएन मेडिकल कॉलेज के अंदर लगभग 20 कन्हैया पेशेंट्स है और डेंगू के लगभग 27 पेशेंट्स एसएन मेडिकल कॉलेज के द्वारा आधिकारिक रूप से बताए गए हैं। इसके साथ ही एक बच्चे की भी यहाँ पर मौत की पुष्टि हो गई है। आप देखें यहाँ पर जो पेशेंट्स है उनके तीमारदार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं इन लोगों के बीच में भय व्याप्त है। जो फिरोजाबाद के अंदर डेंगू ने कोहराम मचाया, कहीं ऐसा न हो कि आगरा के अंदर भी वो उसे देखने को मिले। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। प्रयागराज के बाहुबली नेता अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा। उसके भाई पर भी योगी सरकार का शिकंजा कसना लगातार जारी है। अतीक के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 2 मामलों में एसपी एमएलए कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया। आपको बता दूं कि अतीक अहमद के भाई पर 2 मामलों में केस दर्ज है। उस पर साल 2016 में प्रयागराज के धूमनगंज में केस दर्ज कराया गया था। इस पूरे मामले में खालिद को षड्यंत्र रचने का आरोपी बताया गया। गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई खालिद के खिलाफ दूसरा मामला भी साल 2016 में ही दर्ज कराया गया था। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार पुलिसकर्मियों को जनता की सुरक्षा करने का पाठ पढ़ाती है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत होकर जनता के साथ बदसलूकी और मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला पीलीभीत से सामने आया, जहां पर गजरौला थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने खाकी को शर्मसार कर दिया। पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में बेकसूर ऑटो चालक की पिटाई कर दी और शराब के नशे में ही धुत होकर पुलिसकर्मियों ने सड़क पर खूब तांडव मचाया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने दारू के नशे में धुत पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव नगर विकास एवं सहारनपुर जिले के नोडल अधिकारी रजनीश दुबे सहारनपुर पहुंचे। सर्किट हाउस सभागार में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई विकास विभागों के कार्यों की समीक्षा की। मेडिकल कॉलेज में खामियां पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तो वहीं मेडिकल कॉलेज में कम ओपीडी से नोडल अधिकारी नाराज भी नजर आए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जनता के प्रति जिम्मेदारी को समझें। उन्होंने कहा कि फर्जी आंकड़ेबाजी से बाहर आकर कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देना ही होगा। राजधानी लखनऊ में डेंगू और वायरल फीवर का कहर बदस्तूर जारी है। बुखार से पीड़ित 270 और मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की लाइन देखी गई। आपको बता दें कि डेंगू और वायरल बुखार के लिए पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा श्रावस्ती के भिनगा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने एक निजी अपार्टमेंट में यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज और रमाशंकर राजभर ने कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरा। जनादेश यात्रा के साथ आए पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज और राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान इंद्रजीत सरोज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2022 में
समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए समाजवादी की जनादेश यात्रा शुरू की गई है। इसके तहत भ्रमण जनसंपर्क किया जा रहा है। रायबरेली में निचले स्तर के कर्मचारी जमकर घूसखोरी कर रहे हैं। यहां 2 महीने के अंदर रिश्वतखोरी के 4 मामले सामने आए। ताजा मामला राही ब्लॉक के अकाउंटेंट राकेश त्रिपाठी का है, जो विकास कार्यों का बिल पास करने के नाम पर ठेकेदारों से कमीशन लेता है। आपको बता दें कि इंटरलॉकिंग के एक काम के लिए ठेकेदार का बिल पास होना था। अकाउंटेंट ने कमीशन का पैसा मांगा तो ठेकेदार ने उसका वीडियो वायरल कर दिया बनाते हुए। किसी भी आपके घर में खड़ी रही है। कल रात जब कहूँ है तो पैसा नहीं चढ़ा रहा बहन, थोड़ी देर पहले चढ़ा के कहीं पे पैसा आ गया, तुम कहा है कि छुट्टी मिले। फोन तो नहीं किया। इटावा नगर पालिका में राज्य स्वायत्त शासन कर्मचारी परिषद की बैठक हुई, जिसमें समस्त कर्मचारी वर्ग एकत्रित हुए और 2 सूत्रीय मांगों पर नगर पालिका प्रशासन ने निर्णय लिया कि 2 कर्मचारियों की नियुक्ति 31 अगस्त तक कर दी जाएगी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी सितंबर में जैम पोर्टल के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी। तो वहीं कर्मचारियों ने कहा कि नगर पालिका के किसी भी अधिकारी ने शोषण किया तो ईंट से ईंट बजाकर जवाब देंगे। 5 सितंबर को हर साल देश में टीचर्स डे के तौर पर इसको मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। शिक्षक हमेशा गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं और समाज में हमें एक अच्छा नागरिक बनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन की नींव होते हैं। कहा जाता है कि किसी भी बच्चे के लिए पहला स्थान उसके माता पिता और दूसरा स्थान शिक्षक का होता है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरदोई, अमेठी, चित्रकूट। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा आज रामनगर पहुंची। इस दौरान कांग्रेस ही 2 गुटों के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हो गई। आपको बता दें कि धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल को भीड़ को हटाने के लिए बीच में आना पड़ा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने धक्का मुक्की पर कहा कि आप ताकत के साथ ऐसी यात्राओं में प्रतिभाग करने का काम करते हैं और कई बार आक्रामक बन जाते हैं और ऐसे इस तरह की हरकत हो जाती है। आज परिवर्तन यात्रा रामनगर में पहुंची और आप जानते हैं कि जब लोग टिकट चाहते हैं तो अपनी पूरी ताकत के साथ ऐसी यात्राओं में प्रतिभाग करने का काम करते हैं और कई बार जो समर्थक होते हैं वो अति उत्साह में उत्साहित होकर के इस तरह की छोटी मोटी घटना घटित हो जाती है। आप इसको अन्यथा ना ले। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक साथी पूरी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है और चाहता है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बने और हम सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। मसूरी में श्री सनातन धर्म मंदिर सभा की ओर से भगवान श्री कृष्ण की डोली सादगी के साथ निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की डोली पर प्रसाद चढ़ाया और मनोकामनाएं पूरी करने की कामना करी है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की डोली 142 सालों से लगातार समूचे मसूरी शहर में भव्य जुलूस निकालकर परिक्रमा करती रही है। जन्माष्टमी के बाद आने वाले भगवान श्री कृष्ण की डोली की भव्य तरीके से नगर परिक्रमा की जाती रही। मंदिर समिति के अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने बताया कि श्रीकृष्ण डोली ऐतिहासिक है और दूरदराज के क्षेत्रों के लोग भगवान श्रीकृष्ण की डोली के दर्शन करने के लिए पहुंचते भी हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों का जलवा बरकरार रहा। बैडमिंटन में भारत के हाथ एक साथ 2 मेडल लगे। प्रमोद भगत ने सिंगल्स के SL3 क्लास के फाइनल मुकाबले को जीतते हुए देश को इस खेल में पहला गोल्ड मेडल दिलाया। तो वहीं मनोज सरकार ने इसी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। प्रमोद फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बैथल को 21-14, 21-17 से मात देते हुए पैरालंपिक में भारत की तरफ से मेडल जीतने वाले पहले बैडमिंटन के खिलाड़ी बन गए हैं। आपको बता दें पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया। इससे पहले मनीष नरवाल और सिंगराज ने
शूटिंग के P4 मिक्स 50 मीटर्स पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः गोल्ड और सिल्वर मेडल को अपने नाम किया था। पैरालंपिक 2020 में ये भारत की कुल मेडलों की संख्या अब 17 पहुंच गई है। हरिद्वार में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी और निरंजन अखाड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने हिंदू महासभा के अधिवेशन के बीच एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो गांधी बनेगा उसे गोली हम मारेंगे। साथ ही 26 जनवरी को काला दिवस भी बताया गया। हमने गांधी जी का पुतला लिया, एफिगी ली और उसको शूट आउट किया, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गुनाह किया। और हमने ये दर्शाना चाहा कि एक कार्य तब हुआ था जब लाखों हिंदू मारे गए थे पार्टीशन के समय पे, जब मेरा देश को खंड खंड किया गया था। उसका जिम्मेदार कौन है? गांधी है। तो हमने इस बार भी ये दर्शाना चाहा है, इसको रिक्रिएट करके कि अब भी कोई गांधी बनने की कोशिश करेगा, देश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेगा, तो अब भी गोडसे तैयार है और हम गांधीवत करने को तैयार हैं। फिर से हमारा जो भी गांधी बनना चाहेगा हम उसको गोली मार देंगे। हाँ, तो वामपंथी का गढ़ है। आपने जो जेएनयू का नाम लिया है वो वामपंथियों का गढ़ है। आप खुद समझ सकते हैं, ये लोग देश को भटकाने वाले लोग हैं, हिंदुत्व को बांटने वाले लोग हैं। मैं उनकी काबिलियत को नमन करती हूँ, निश्चित तौर पर उनकी जो भी नॉलेज है उसको मैं नमन करती हूँ। लेकिन जेएनयू में एक तरीके से हिंदू विरोधी गतिविधि हो रही है, सनातन विरोधी गतिविधि हो रही है। वहाँ पर जो है मानसिक विक्षिप्तता दी जाती है बच्चों को। उत्तराखंड में राज्य सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने की मांग को लेकर के कल से कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। राज्य के करीबन 22,000 उपनल कर्मचारी कल से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे, जिससे सरकारी कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।